प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज की क्लास में हम सब लोग मिलकर क्या पढ़ने वाले हैं? आपका हिंदी के गद्य खंड का चैप्टर नंबर 9, यानी इसके बाद यह पूरा बुक आपका समाप्त हो जाएगा। मात्र 3 और क्लास होगा, यानी यह अंतिम से चौथा नंबर चैप्टर आप कह सकते हैं। और यह चैप्टर बहुत ही आसान है। जिस प्रकार से हमने इसके पहले बिरजू महाराज के बारे में पढ़े थे 8वां चैप्टर में, पंडित बिरजू महाराज वह अपना चरित्र चित्रण कर रहा था, व्यक्ति का चरित्र चित्रण कर रहा था। उसी प्रकार से यहाँ जो है यह ललित रचना नहीं कह सकते हैं, ललित निबंध कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ललित निबंध कह सकते हैं। यह थोड़ा सा टाइप गलत है, थंबनेल गलत है, तो हो सकता है तो हम चेंज करवा दें, लेकिन इसको क्या कह सकते हैं? ललित निबंध हम कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं? ललित निबंध कह सकते हैं या ललित रचना कह सकते हैं, बात बराबर है। ललित ललित मतलब होता है कला, कला की रचना कह सकते हैं। ये एक जगह है, जगह की नाम है, यूरोप की देश में एक जगह का नाम है। उस जगह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से। उससे पहले हम आपको जो जो पढ़ा दिए हैं उस पर थोड़ा सा आप निगाह रखिए। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, उस पर आपको कितना याद है। हमने आपको यह चैप्टर सर्म विभाजन एवं जाति प्रथा पढ़ा दिया, विश्व के दांत पढ़ा दिए हैं, भारत से हमने क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नगरीय लिपि, बहादुर पढ़ लिए हैं, कहानी है, परंपरा का मूल्यांकन, जित जित में निरखत हूँ, साक्षात्कार, यही है पंडित बिरजू महाराज की। और आज हम लोग पढ़ने वाला अवन्यो ललित रचना है। यह हम पढ़ सकते हैं या ललित निबंध कह सकते हैं या ललित रचना ही कहिएगा तो बहुत सटीक होगा, क्योंकि आपके बुक में रचना ही दिया हुआ है। और निबंध देखिए, ललित निबंध एक है नाखून क्यों बढ़ता है, यह रचना, तो रचना ही याद रख सकते हैं आप लोग। समझ गए? बहुत सुंदर से याद रखेंगे सब। देरी ना करते हुए हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। देखिए, लेखक परिचय में यह वाजपेयी जी, इनको याद करने की एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। यह चैप्टर का नाम कैसे याद रखें और चैप्टर से यह ललित निबंध कैसे याद रखें या ललित रचना कैसे याद रखें, या ये लिखने वाला इनका जो है सुख वाजपेयी, इसका नाम कैसे याद रखें। इसके लिए बहुत आदमी यूट्यूब पर और सब जगह पर कोई ट्रिक बताता है, वही ट्रिक हम भी आपको बताते हैं। एक सांप था, एक क्या था, जमीन पर क्या था, सांप था। मान लेते हैं यह क्या है, यह सांप है। मान लीजिए यह एक सांप है, ठीक है। यहाँ पर एक बाज था, यहाँ पर क्या था, बाज था। यह दोनों दोस्त था, यह बाज और आकाश में उड़ रहा था बाज, यहाँ पर सांप था। यहाँ सांप को मार मार कर लोग पूरा एकदम मार मार कर लाल कर दिया। इससे आपको समझ में आना चाहिए, लाल से आपको समझ में आना चाहिए यह क्या है, ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध, यानी ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है, ठीक है। तो ये सांप कहता था, जब इसको मार लगा तो कहता था अवन हो, मतलब अवन्यो, अवन्यो। इससे क्या हम समझेंगे? अभिन्यो मतलब आहोनो बचाने के लिए यह अपने दोस्त को कह रहा था अभिन्यो, मैंने चैप्टर का नाम हो गया अभिन्यो। यानी यह लाल, इसको मार मार कर लाल कर दिया तो ललित रत्न याद कीजिएगा। जब अभिन्यो कह रहा है तो कौन आवेगा? तो बाज को बुला रहा था। किसको बाज बुला रहा था? बाज से हम लोग याद रखेंगे वाजपेयी। बाज से हम लोग याद रखेंगे वाजपेयी, यानी अशोक वाजपेयी, यानी अशोक वाजपेयी का नाम याद रखेंगे। यानी अभिनयों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। और ये कैसा है, विधा है, तो कैसा है, क्या है, तो ललित निबंध है। यह ट्रिक बहुत सारा लोग बताते हैं, इसलिए हम आपको बता दिए। समझ गए प्यारे बच्चों? बहुत सुंदर से समझिए। अब हम आपको ले चलते हैं पीपीटी की ओर और बहुत सुंदर से पढ़ेंगे, लाजवाब तरीका से पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसे कि इनका लेखक परिचय पहले देख लेते हैं। क्या है? अभिनयो इसका शीर्षक है। लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कैसे ट्रिक से याद कराए थे वह ध्यान रखेंगे।
इनका जन्म 16 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के दुर्ग स्थान में नहीं, आपकी किताब में दिया गया है। यह जो है इनका जन्म तो हुआ था, इनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। लेकिन क्या हुआ था कि यह जो है देखिए छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, किंतु इनका मूल निवास मध्य प्रदेश है। लेकिन मध्य प्रदेश, यहाँ पर सुधार कर लेंगे प्यारे बच्चे, इनका जन्म छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ था? सागर मध्य प्रदेश, यानी हम कह सकते हैं सागर मध्य प्रदेश में जाकर रहने लगा। जन्म यहाँ हुआ था, रहा यहाँ, ठीक है। इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है, इनका माता का नाम निर्मला वाजपेयी है। इतना बात याद रखेंगे। इनको मृत्यु कब हुआ यह नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आपके बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है। इतना बात इस स्लाइड से आपको याद रखेंगे। यह वाजपेयी जी जो है, अशोक वाजपेयी जी है, यह अभिनव घूमने गए थे, जिसके कारण उनके बारे में यह कुछ लिखे जो ललित निबंध, ललित रचना के रूप में दिया गया है, और इसीलिए यह आपके बुक में दिया गया है। तो क्या क्या वर्णन किया गया है? इस जगह के बारे में वर्णन किया गया। इससे पहले चैप्टर में हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में पढ़े थे, पंडित बिरजू महाराज के व्यक्ति के बारे में चरित्र चित्रण किए थे। अभी हम अभिनव, एक जगह है यूरोप का, उसके बारे में चरित्र चित्रण करेंगे, उसके जगह के बारे में हम लोग करेंगे। तो पहले लेखक परिचय तो समाप्त कर ले, तो आगे पढ़िए। आगे हम लोग याद करेंगे, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से पाई। देखिए सागर से, सरकारी स्कूल से पाई। सागर विश्वविद्यालय में बीए और स्टेफेंस महाविश्वविद्यालय दिल्ली से अंग्रेजी विषय में एमए की। दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया, लेकिन सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया। सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया, लेकिन अंग्रेजी से एमए किया दिल्ली महाविद्यालय से। इनकी रचना कौन कौन है यह सब याद रखेंगे। रचना है इनका शहर, अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष, बाहरी अकेला, थोड़ा सी जगह, घास में दूध का आकाश, अभिनव, अभी कुछ और समय के पास, इबादत से गिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम, दुखी चिट्ठी, रस। मतलब इस जितना है बहुत कम हम लिखे हैं। आपके जाकर चैप्टर में देखेंगे, आपका जो चैप्टर है बुक में जाकर देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। यह जितना है आप सबका इंपॉर्टेंट है, आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा। बहुत, जिसके शहर का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अब भी संभावना है कि लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। एक पतंग अनंत में लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। थोड़ी सी जगह का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा। अभिनव के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। यह सब जो है थोड़ा सा याद रखेंगे। उम्मीद का दूसरा नाम किसने लिखा है? तो अशोक वाजपेयी। बहुत सुंदर से आप लोग याद रखेंगे, ताकि एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम देरी ना करते हुए इस पाठ परिचय देख लेते हैं। इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है बहुत सुंदर से देखेंगे, बहुत छोटा में देखेंगे। आपका पूरा चैप्टर हम टाइप नहीं किए हैं, हम सारांश में लिखे हैं, ताकि आपको कम समय में कम कुछ पढ़ के बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ अभिनव इसी नाम के गद्य एवं कविता के सर्वनात्मक संग्रह से संकलित है। मतलब इसी नाम से यह अभिनव जो है, यह प्रस्तुत पाठ जो है, यह गद्य खंड से अभिनव से लिया गया है, यानी सेम नाम इसमें डाल दिया, उसी से लिया गया। अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अभिनव क्या है? दक्षिण फ्रांस के दक्षिण भाग का एक मध्ययुगीन ईसाई का मठ है, जहां लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। जिसने 21 दिन तक यह लेखक अशोक वाजपेयी ने वहां रहा था, प्रवास किया था। प्रवास के दौरान प्रतिदिन गद्य एवं कविता लिखी थी। प्रवास जो 21 दिन किया था, उसके प्रत्येक दिन वहां क्या करते? कविता और गद्य यानी कहानी निबंध लिखा करते थे अशोक वाजपेयी जी, यह याद रखेंगे। अब हम लोग पाठ का सारांश पढ़ेंगे, यानी पाठ अभिनव में अशोक वाजपेयी ने अपनी यात्रा अभिनव के कर्म में हुए अनुभव का वर्णन किया है। इसमें आपको क्या किया है? अभिनव एक जगह है, इन्होंने अशोक वाजपेयी ने यात्रा किया और यात्रा के दौरान जो इसको अनुभव हुआ
उस सब का इन्होंने वर्णन किया, बहुत बेखूबी से वर्णन किया। क्या क्या किया है, पहले उस जगह के नाम को आपको याद रखना है, कहीं पूछता है। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी, देखिए दक्षिण फ्रांस के कौन नदी का है, बात है रोन नदी की बात हम कर रहे हैं। रोन नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे, हाँ ठीक है, रोन नदी के किनारे अवस्थित अबन्यो नामक एक पुरानी शहर है। तो कहेगा अबन्यो क्या है, तो कहिएगा दक्षिण फ्रांस के में रोन नदी के किनारे अवस्थित एक शहर का नाम है। ठीक, जो कभी पोप की राजधानी थी, जो कभी पोप की राजधानी भी रह चुकी है। अब गर्मियों में फ्रांस तथा यूरोप का एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन हर वर्ष होता है। अब जो है वहां क्या होता है, अबन्यो में यूरोप तथा फ्रांस के एक प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन वहां प्रत्येक वर्ष होता था अबन्यो में। समझ गए, जगह का नाम है। तो रोम नदी के दूसरी और एक नई बस्ती है जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनाया था। बाद में वहां लासत्रूज काथूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, जिसका धार्मिक उपयोग 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। यह वहां गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा, उसके पूर्व पश्चिम के बारे में लेखक ने, अशोक वाजपेयी ने बता दिया। ठीक है, यह सांप्रदायिक मौन में विश्वास करता था। वह जो है जगह, वो अबन्यो सांप्रदायिक मौन में विश्वास रखता था, इसलिए सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य था। इन इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया था और रहने लगा था। कौन सा इमारत पर, जो यह धार्मिक मठ बना था उस पर। समझ गए, तो यह केंद्र आजकल रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। वहां संगीतकार, अभिनेता तथा नाटककार पुराने ईसाई चैम्बर्स में रचनात्मक कार्य करते हैं। अब हम सप्ताह के 5 दिन में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन कराने की व्यवस्था है। अन्य दिन नाश्ता एवं भोजन खुद बनाकर खाते हैं। यह बेहद शांत स्थान है। लेखक के फ्रेंच सरकार के सौंदर्य से लासत्रूज से रहकर कुछ काम करने का मौका मिला, इसलिए यह अपने साथ हिंदी का एक टाइम राइटर 3-4 किताबें तथा कुछ संगीत की टेप लेते गए थे। यह सब चीज लेके गए थे लेखक अबन्यो। ठीक है, 19वीं दिनों के प्रवास में उन्हें 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। अब देखिए 19वीं दिन में वह लेखक अशोक वाजपेयी ने अबन्यो में 35 वो कविता लिख डाला और 27 वो गद्य भाग लिख डाला, जो हम गद्य पढ़ रहे हैं, ऐसा लिख डाला। लेखक का यह स्थान काव्य की दृष्टि से अति उपयुक्त लगा, लेखक को बहुत अच्छा लगा, इसलिए इतना चीज लिख दिया। इसी विशेषता के कारण उसने इतने कम समय में इतने अधिक लिख डाला। उसको, लेखक को, अशोक वाजपेयी को बहुत सुंदर जगह लगा अबन्यो, जिसके कारण उन्होंने 35 कविता और 27 गद्य की रचना कर दी के दिन में, 19वें दिन। ठीक है, उसने यह अनुभव किया कि यहाँ की हर चीजों, यहाँ चीजों होगा मेरे प्यारे बच्चों, चीजों नहीं, यहाँ चीजों होगा, चीजों में अद्भुत सजीवता है, मतलब सब में सजीव है। इसी सजीवता, मनोरमता के फलस्वरूप इतनी कम अवधि में 35 कविताएं तथा 27 गद्य की रचना की गई। वहां का उसका परिवेश था ने लेखक को मन भा गया, इसलिए उसका वर्णन कर रहा है। नदी के किनारे नदी है, यानी नदी के किनारे नदी है। तात्पर्य यह है कि एक तरफ एक छोटा सा गांव वीरनव्य और दूसरी तरफ अबन्यो, एक तरफ कौन सा वीरनव्य था और दूसरा तरफ अबन्यो, अपनी सहजता, सुंदरता, नीरवता तथा संवेदनशीलता पर्यटकों का को इस प्रकार भाव विभोर करते हैं कि रोम नदी का कल कल छल छल धरा स्थित किंतु किनारा शांतिमान प्रतीत होता है।
वह जो स्थान लेखक को इतना सुंदर लगता था कि नदी का किनारा था, इतना शांतिमय जगह था कि उनको कल कल छल छल धारा स्थित किंतु किनारा कैसा लगता था, शांतिमान प्रतीत होता था। लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। जिस प्रकार जहां तहां से जल आकर नदियों में मिलते हैं और सागर में समाहित होते रहते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उठते हैं और वही भाव काव्य रूप में परिणत हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब है, जिस प्रकार से नदियों में थोड़ा थोड़ा जल मिलकर सागर में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से कवियों के मन में भाव उत्पन्न होकर, भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न होकर वही भाव काव्य के रूप ले लेता है, कविता के रूप ले लेता है, पद के रूप ले लेता है, गद्य के रूप लेता है। तो हम निष्कर्षतः मतलब अंत में हम कह सकते हैं कि ना तो नदी रिक्त होती है और ना ही कविता शब्द रिक्त होती है। तात्पर्य यह है कि सौहृदय व्यक्ति प्राकृतिक सुंदरता के आकर्षण से बच नहीं सकता। जो सौंदर्य व्यक्ति है, जहाँ प्राकृतिक सुंदर है, आप कहीं भी जाइएगा उससे आप बच नहीं सकते हैं, कभी नहीं बच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो लेखक जो हमारे क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत सुंदर से आप लोग समझ गए होंगे लेखक का मंशा क्या है। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उन्होंने बहुत चीज लिख डाला बहुत कम समय में, यानी 19 दिन में 35 कविता और 27 गद्य खंड आपको लिख के दे दिया। थोड़ा सा बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, तब हम सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर से देखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं, अभिनयों की रचनाकार कौन है। तो बहुत सुंदर से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर एवं शेरनियां जवाब दे सकते हैं। क्या है उनका लेखक को, कौन है अभिनयों के रचनाकार। तो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अशोक वाजपेयी। बहुत सुंदर से अभी पढ़े हैं। अभिनयो कहाँ स्थित है, तो एक लाइन में अगर देश की नाम दे तो आप फ्रांस में कह सकते हैं अवस्थित है। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे परमानंद वाजपेयी। याद कर लेंगे, हम नहीं बताए हैं तो उससे आपको चिंता नहीं करना। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 41 में हुआ था, 1941 में 16 जनवरी को, तो 1941 में हुआ था। इतना बात याद। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था, तो हम आपको बताए थे मूल निवास जो इसका छत्तीसगढ़ था। नहीं, निवास तो इसका मध्य प्रदेश था, लेकिन जन्म स्थल कहाँ था, तो उसका छत्तीसगढ़ था। यहाँ जन्म हुआ था, जन्म स्थल। यहाँ आप जन्म स्थल आपको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको निवास स्थल कह सकते हैं। तो इसका आंसर निवास स्थल में होगा। तो कह सकते हैं अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था, तो बहुत सुंदर से हम कह सकते हैं अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो निर्मला देवी। क्या था नाम, निर्मला देवी नाम था। अशोक वाजपेयी का माता का नाम कौन था, निर्मला देवी। आपको विश्वास नहीं होता है तो ले चलते हैं आपके जगह पर। देखिए हम लिखे हुए हैं माता का नाम निर्मला देवी परमानंद वाजपेयी। बहुत सुंदर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारा चीज का जवाब मेरे प्यारे बच्चों देंगे। छठा हो गया। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सातवां क्वेश्चन में है, वीर नवल व अवनियों का अर्थ होता है। यह दोनों जो गांव है, यह कौन नदी के किनारे था, एक ही नदी के किनारे था, जिस नदी का नाम था रोन नदी के एक किनारे पर अवनियों था, एक किनारे पे है। इसका अर्थ पूछ रहा है, तो यह हम कह सकते हैं अवनियों का नया गांव, अवनियों का नया गांव इसका अर्थ होता है। दोनों का यही होता है। रोम नदी के दूसरी ओर अवनियों का एक आर हिस्सा है, तो जो कहा जाता है, जो क्या कहा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं वो दूसरा जो है, दूसरा क्या है, यह बिल नव्य लॉ अवनियों, बिल नव्य लॉ अवनियों, जैसा आप कह सकते हैं। आगे ये एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो अभी हम पढ़े थे अशोक वाजपेयी की रचना है। इसमें तो अभी याद, अभिनयो किस नदी के किनारे है, तो रोम नदी के किनारे, रोम नदी के किनारे। बहुत सुंदर से
दे सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हम कहेंगे संवेद पत्रिका का संपादन किया था। बहुत सुंदर से जवाब दे सकते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। आप कह सकते हैं अभिन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है? हम पढ़ चुके हैं कि शहर है। क्या है? शहर है। अभिन्यू किस देश में है? तो हम कह सकते हैं अभिन्यू जो है फ्रांस देश में है, लेकिन यहाँ दक्षिण पश्चिम की बात हो तो दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ पर है? दक्षिण फ्रांस में है। पीटर बुक के कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अभिन्यू में किया जाने वाला था? कौन सा विवादास्पद किया जाने वाला था? तो महाभारत का। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? किसने पोप को नजर रखने के लिए किला बनवाया था? फ्रेंच शासकों ने। यह हम आपको पढ़ा चुके हैं जब इसका संक्षेपण बता रहे थे। तब नदी के किनारे भी नहीं है, नदी है। गद्य काव्य किसकी कीर्ति है? नदी के किनारे भी नदी है। गद्य काव्य किसकी कीर्ति है? तो अशोक वाजपेयी जी। क्या है? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी का नाम आएगा। आगे आइए, करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। क्या था? ला सत्रुज था। यह याद रखेंगे, यह था। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व की बात हम लोग करें तो शास्त्रीय गायन था। क्या था? शास्त्रीय गायन था मेरे प्यारे बच्चों। अभिनव पाठ रचित है। किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। इसमें कुछ कहने की बात है नहीं प्यारे बच्चों। अब हम कह सकते हैं बिलनबे है, एक छोटा सा गांव है। छोटा सा क्या है? बिलनबे एक गांव है। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। किसके लिए प्रमुख रहा है अभिनव? तो कला केंद्र के लिए। कला केंद्र के लिए प्रमुख रहा है। अशोक वाजपेयी के फ्रेंच सरकार द्वारा दिया गया जाने वाला पुरस्कार कौन कौन है? तो यह आप याद रख सकते हैं कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑन फ्रांस। यह फ्रांस होगा, क्रांस नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस होगा। ठीक है, आगे आइए। आंद्रो ब्रेता क्या है? आंद्रे ब्रेता क्या है? तो आप आराम से कह सकते हैं कवि है। क्या है? कवि है। शहर अब भी संभावना है, कीर्ति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, यह कीर्ति किसका है? लिखा किसका है? अशोक वाजपेयी जी का है। बहुत सुंदर से आप जवाब दे सकते हैं। अशोक वाजपेयी ला सत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो 19 दिनों तक रहे। आप बहुत सुंदर से लिख सकते। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर 10 से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो कितनी रचनाएं की 19 दिन में? तो हम आपको बताए थे 35 कविता और 27 गद्य खंड की रचना की। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षककार कौन है? पिकासो की प्रसिद्ध रचनाकार कौन है? तो कहते ला मादामोजेल दा था। अशोक वाजपेयी की रचनाकार का प्रतिभा कौन है? तो प्रतिभा की जब बात करें हम लोग तो यह हो जाएगा प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी। तो इसमें हम ए और बी दोनों कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह सकते हैं शहर अब भी संभावना है, कीर्ति किसकी है? तो शहर अब भी संभावना, यह अभी कुछ ही देर पहले देखे थे, यह अशोक वाजपेयी जी का है। और यह आपका पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 30 में आपका कितना नंबर आया। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं 30 में से यदि 10 आया तो बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों। आप 30 में से 30 ला सकते हैं, मात्र ध्यान से अगर देखेंगे तब। अब आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ शब्द नया था। हम क्यों पूरे किताब नहीं पढ़ाए, हम आपको हम संक्षेपण बताए। अब अगर आप दोबारा देखेंगे तो मैं 100% गारंटी दूंगा कि 30 में आपका 30 आएगा। इसमें से 28-25 आ जाता है ना, 30 में से 25 अगर आ गया तो आप टॉपर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब आपका मेमोरी पावर सही है, बहुत सुंदर है। समझ गए प्यारे बच्चों। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर देखेंगे। अभिनव क्या है? एक गांव है, एक शहर है, और वहां कहाँ अवस्थित है? हर बरस
अबनियों में कब और कैसे समारोह हुआ करता था, यह सब पढ़ चुके हैं। अथवा अबनियों में प्रत्येक वर्ष अबनियों में कब और कैसे समारोह होता था, लेखक इसमें लिखा है, हम पढ़े भी। अबनियों मध्यकालीन मध्ययुगीन ईसाई मठ है, यह दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। अबनियों फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। रंग समारोह बस हो गया। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, अथवा अबनियों पाठ के लेखक को नदी तट पर किसकी याद आती है और क्यों आती है, तो लिख सकते हैं नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, तो लिखेंगे नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। जल एकदम स्थिर है और जो नदी का किनारा है वही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहा है। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं। स्वयं में नदी की झलक देखते, स्वयं में वह क्या देखते थे, नदी देखते थे। स्वयं अपने आप में अशोक वाजपेयी, ठीक है। किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों, तो हम कह सकते हैं कि नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की अभिभूति से बची नहीं जा सकती। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्चरता का अनंत से अभिषेक करता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक अबनियों क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धि क्या थी, तो यह सबसे आसान चैप्टर का समझ लीजिए। यह आसान चैप्टर समझ लीजिए, इसमें कोई विशेष भारी नहीं है। लेखक अबनियों में 19 दिन तक रहे। वे वहां अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ही ले गए थे। वे उस निपट एकांत में अपने में और लेखक में डूबे रहे। लेखक की उपलब्धियां यही रही कि उन्होंने 19 दिनों में 35 कविता और 27 गद्य रचनाएं लिख डाला। यही उनका उपलब्धि रहा था, बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है बताइए, तो मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का संनिग्ध पाता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। पत्थर भी प्राचीन को अपने से सहेजे रहता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, परंतु पत्थर मूक रहता है। पत्थर और मानव में इतना ही अंतर है, वह चुपचाप रहता है, लेकिन मानव को जब दुख हो, दर्द हो तो अपनी भावना को प्रकट करता है, लेकिन पत्थर नहीं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अबनियों में लेखक ने क्या देखा, क्या पाया, वर्णन करें। तो यह दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन होगा। 1, 2, 3 सवाल दीर्घोत्तरीय का है, तो हम देख सकते हैं, इसको देखेंगे थोड़ा सा। देखिए, अबनियों फ्रांस में रोम नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। कभी यह पोप की राजधानी था। आज वह गर्मियों में प्रतिवर्ष होने वाले रंग समारोह का केंद्र है। रोम नदी की दूसरी और अबनियों का एक स्वतंत्र भाग नव्य ला अबनियों अर्थात नई बस्ती है। पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फ्रेंच शासकों ने यहाँ किला बनवाया था। उसी में अब ईसाई मठ ला शत्रुज क्रांति होने पर आम लोगों
ने इस पर कब्जा कर लिया। सदी के आरंभ में इसका जीर्णोद्धार किया गया और इसमें एक कला केंद्र की स्थापना किया गया। यहाँ रंगकर्मी अभिनेता नाटककार कुछ समय रहकर रचनात्मक कार्य करते हैं। मतलब यहाँ जो अभिनय है इसका कैसे निर्माण हुआ है इतिहास भी लिख दिया है मेरे प्यारे बच्चों। यह अभिनयों का पुराना इतिहास है। यह सुरक्षा के लिए किला बनाया था राजा, लेकिन बाद में इसको जीर्णोद्धार करके लोग इसको रंगमंच बना दिया, कला केंद्र बना दिया। यहाँ अनेक सुविधाएं हैं, पत्र पत्रिकाओं की दुकान है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, रेस्टोरेंट भी है। यदि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार ने ला शत्रुद में रहकर कुछ काम करने का न्योता दिया, वे गए और वहां 19 दिन रहे और उस निकट एकांत में 35 कविता और 27 गद्य की रचना की। दरअसल अभिनयो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। सुप्रसिद्ध चित्रकार पिकासो की व्याख्या कृति का नाम ही है ला मादा ओजोल दा अभिनयो। यही यथार्थवादी आद्रो बेत्रो देनोसा और ला पाल एलुआर ने संयुक्त रूप से 30 कविताएं रची। इस कविताओं में वहां का एकांत, निबिड़, सुनसान रातों और दिन प्रतिदिन बिंब है। यहाँ के रोन नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। नदी किसी भी अनदेखी नहीं करती, सबको भिंगोती है। निरंतरता नदी की कविता दोनों में हमारी नश्चरता का अनंत से अभिषेक करती है। यह पूरे जो है न ललित रचना का सारांश है। समझिए सारांश है, सारांश हम लिख सकते हैं, सारांश समझिए सारांश है मेरे प्यारे बच्चों। तो सारांश ही पूछ ही रहा था। लेखक अभिनयों किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या देखा सुना सब पढ़ चुके हैं। ला शत्रुद क्या है और वहां कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका उपयोग क्या होने लगा, सब हम इसमें देख चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है, 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है। बहुत सुंदर से लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कई बार हम पढ़ चुके हैं। अंतिम सवाल है ये कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाया जाता है, बहुत सुंदर ही लिखा है। यह पढ़े हैं, फिर से पढ़ते हैं। जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव के जीवन में संगिनी रही है। नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं और प्रवाहित होकर सागर में समाहित हो जाता है, मतलब मिल जाता है। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल का कोटा नहीं पड़ता, मतलब जल का टोटा नहीं पड़ता, मतलब कम नहीं होता। कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द भंगोमा, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती है और तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानताएं वर्णन किया है। रवि नदी और कविता में लेखक क्या क्या समानता व्यतीत किया है वह बहुत सुंदर से वर्णन किया है। मैं पीछे भी देखा हूं सुंदर से, इससे भी सुंदर वह आप दोबारा देखेंगे तो मैं उम्मीद नहीं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। हमने पहले ही बताया था यह चैप्टर आपका सबसे आसान है और सबसे छोटा है। सबसे आसान हम कह सकते हैं, सबसे आसान है और सबसे छोटा भी कह सकते हैं। सभी 12 चैप्टर से यह छोटा चैप्टर है, इसलिए मात्र आधा घंटा में 30 मिनट में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।